हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। जो नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड हैं, तो उनमें से इनकम मेथड को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट किया है। लास्ट वीडियो में तो हमने प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड हमने डिस्कस किए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये कैसे इनकम मेथड अप्लाई किया जाता है नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए, इसके कंपोनेंट क्या हैं, वो कंपोनेंट कैसे बने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम इनकम मेथड जैसा कि लिखा हुआ है इनकम मेथड। तो इसमें हम नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए फैक्टर इनकम को यूज़ करते हैं। फैक्टर इनकम को यूज़ करते हैं, तो यानी कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम क्या है, हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफ़र इनकम एंड फैक्टर इनकम। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे किसी काम के बदले जो रिटर्न मिलता है, किसी जो अर्निंग कॉन्सेप्ट है, वो फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर इनकम एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसा लिखा हुआ है फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको जो पेमेंट होता है उनके काम के बदले, उनके जो सर्विसेज रेंडर करते हैं उनके बदले, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या है, उससे पहले हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक बार जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको पता होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कोई भी प्रोडक्शन होना है तो वो इन्हीं की हेल्प से होगा। ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। जैसे लेबर है, तो लेबर का मतलब हो गया कि जितनी भी उसमें लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई उसमें एम्प्लॉय हो या कोई मजदूर हो, सभी लेबर में आएंगे। ऑलराइट, ये बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब ये कोई भी प्रोडक्शन के लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देख लेंगे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको क्या इनकम मिलती है, हम सबको पता है कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मैंने ये क्यों लिख रखा है, ये थोड़ा सा अलग से। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है। लैंड को तो रेंट मिलता है, आपको क्लियर है, लेकिन जो लेबर है, तो लेबर में क्या होता है, जो पेमेंट होता है लेबर्स को या एम्प्लॉयज़ को, वो 3 फॉर्म में होता है। एक तो कैश के फॉर्म में होता है, एक क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो उनको वो एक तरह का पेमेंट हो गया, और एक और पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अवेल कराता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट और हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप इतना केवल समझिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो मिलने वाली इनकम है, उसका अगर हम सम टोटल कर देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। किसी भी कंट्री के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो रेस्ट चाहे वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या हमारी कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो भी हमारी इनकम का पार्ट होगा। वो तो हम NFIA के थ्रू ऐड कर लेंगे। लेकिन जब हम काउंट करेंगे इसको, हम इस फार्मूले के थ्रू हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से, तो उसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जितना भी पेमेंट होता है, जितनी भी इनकम होती है, उसको सिंपली सम टोटल करेंगे और हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, NFIA ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी आप केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझिए, उस पर फोकस कीजिए। ऑलराइट, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको मिलता क्या है, इनकी इनकम क्या है, लैंड की रेंट है, लेबर की वेज होगी, और कैपिटल की इंटरेस्ट होगी, और एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट होगी। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आइए यहाँ पे आइए। प्रॉफिट की हमने बात कर ली, और एक मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, ये मिक्स्ड इनकम एक नया कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो वो इतने ही हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन एक टाइप की ये भी इनकम है। इसकी हम बाद में बात करेंगे, हम यहीं पे बात कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम जो है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। वही चीज़ें हैं, हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको।
ऑलराइट, तो आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं चूंकि रफ करके आपको इसको क्लियर समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या हैं फैक्टर इनकम के? समटाइम्स आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, तो आपको वहाँ पे ये लिखने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में तीन चीज़ें आती हैं, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। ये लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। ये क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो पहला कंपोनेंट है फैक्टर इनकम का, वो क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तीन तरीके का हो सकता है, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने ब्रॉडली इसे लिख दिया है। एक्चुअल में इसमें क्या क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को जब हम सम टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। कई बार आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, या कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है, और कहेगा आपसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करो। बहुत सिंपल, अगर 1 मार्क्स में पूछेगा देन। ऑलराइट, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहेंगे? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड इनकम। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये कंपोनेंट मैंने बता दिया, अब हम इनके मीनिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो लेबर है उसको हमने क्या कहा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है, या वेजेस को, लेबर को वेज मिलती है। तो वेज जो है एक्चुअल में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है? उसमें हम जब पेमेंट किया जाता है लोगों को जब पेमेंट किया जाता है तो कैश में दिया जाता है। ठीक है, सपोज कि जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो मुझे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? एम्प्लॉयर है और मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक सैलरी मिलती है जो कैश मिलती है हमें। एक क्या होता है? जैसे हमें क्वार्टर्स मिले हुए हैं, ठीक है, और हमें क्वार्टर्स मिले हुए हैं, तो एक तो कैश में हो गई, तो इसे कहेंगे वेजेज एंड सैलरीज इन कैश। पहला वाला, फर्स्ट वाला, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, एक क्या है कि हमको सपोज कि हाउस मिला हुआ है, इसके अलावा अगर मेरे कोई डिपेंडेंट होंगे या जो चिल्ड्रंस होंगे, तो उनको क्या मिलेगा? एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, यानी कि उनको पढ़ाई की सुविधा मिलेगी, उसके लिए पैसा मिलेगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? और बहुत सारी फैसिलिटीज़, हाउस फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, या दूसरी फैसिलिटीज़ अवेल कराती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करती है, बल्कि आपको फैसिलिटीज़ देती है, तो उसकी भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को इनकम का पार्ट माना जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ रूम में ना रहा हूँ, क्वार्टर्स में ना रहा हूँ, तो बाहर लूँगा तो सपोज़ कि मुझे 10,000 या 8,000 या 5,000 में मिलेगा। ठीक है, तो वही एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड किया जाता है। ऑलराइट, तो ये एक पेमेंट हो गया, क्या? एक तो कैश हो गया, और दूसरा क्या है? वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड। इसको कहते हैं वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड। ये जो पेमेंट होता है, कौन सा पेमेंट नहीं, बल्कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हाउसिंग की सर्विसेज, मेडिकल की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, इनको कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ओके, एक और है, तीसरा क्या है? एम्प्लॉयर्स, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मीन्स जैसे कि मैं आप समझ लो कि कोई काम करने वाला है, वो एम्प्लॉय है, वो आपको क्लियर है, लेकिन वो जिसके अंडर में काम कर रहा है, जिसकी कंपनी है या जिसके अंडर में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब जिसने काम पे रखा है, मालिक आप समझ लो। बहुत आसान अगर मैं शब्दों में कहूँ, बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन आप मालिक समझ लो उसे। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, तो क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी जॉब देने वाले लोग हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा उनको देते हैं, लेकिन वो नेट सैलरी में नहीं जाता है, वो उनको इन हैंड कैश नहीं जाता है। वो क्या होगा? बाद में अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जो एक्सीडेंट या कुछ और हो जाता है, तो ऐसे केसेस में उनको सोशल सिक्योरिटी, यानी कि उनको उस समय वो पैसा मिलता है या रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो उसको कहते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, जीपीएफ हो गया, और इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो उसमें जो पैसा दिया जाता है वो होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ भी होता है, लेकिन उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ को हमें इंक्लूड करना है। तो ये एक हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के 3 कंपोनेंट हैं। ऑलराइट, अब हम आएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। रेंट आपको पता है कि लैंड को मिलता है, जो कि हम वहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जितने भी कैपिटल है उस पर जो पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उसे इंटरेस्ट कहा जाएगा। राइट,
प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो भी इन तीनों को, लैंड, लेबर, कैपिटल को अरेंज करने वाला जो होता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और उसको जो रिवार्ड मिलता है वो प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट सिंपली लिखा जा सकता है, लेकिन इसके 3 और कंपोनेंट होते हैं। कभी कभी प्रॉफिट ना दे करके क्या देगा, कॉर्पोरेट टैक्स, जो मैंने यहाँ लिखा था, देखिए फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसी में से टैक्स दिया जाता है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। तो आप इनके जो सिनोनिम्स हैं वो जरूर याद रखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का दो सिनोनिम्स और क्या है, बिजनेस टैक्स या क्या कहेंगे इसके, प्रॉफिट टैक्स। ऑलराइट, तो ये हो गया कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होते हैं, डिविडेंड होता है जो भी प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी में, वो हो गया डिविडेंड। ठीक है, किसी का 10% शेयर है तो प्रॉफिट का 10% पार्ट उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ये देखो वही लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब कि प्रॉफिट से कुछ पैसा क्या करते हैं वो सेव करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कंपनी को कैसे चलाएंगे, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट, ठीक है, वो सेव करके रख लेते हैं सभी के हिस्से का, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ना दिया जाने वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्या हैं, ये प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट हैं। याद रखेंगे, तीनों के अलग अलग सिनोनिम्स हैं, उनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए न्यूमेरिकल जब आएगा तो कॉर्पोरेट टैक्स की जगह बिजनेस टैक्स लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनके जो सिनोनिम्स हैं वो याद रखेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो इनकम है, जो उनका पेमेंट है वो हो गया। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऐसे भी इकोनॉमी में लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका लैंड भी अपना, लेबर भी अपना, कैपिटल भी अपना और खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे कि आप देखोगे आपके जो किराना स्टोर वाले होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, छोटे छोटे घर में ही दुकान खोल के बैठ गए। ठीक है, अब क्या है, लैंड उन्हीं की है, पैसा भी खुद का लगाया है, खुद ही काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर यानी कि रिस्क भी खुद ही ले रहे हैं, चारों काम खुद ही कर रहे हैं, बहुत सारे आप देखोगे। ठीक है, तो अब इसमें कैसे पता किया जाए कि इसमें रेंट कितना है, इसमें वेज कितनी है, इसमें प्रॉफिट कितना है और इसमें इंटरेस्ट कितना है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाइफरगेट। तो इस बाइफरगेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हुआ कि चलो बाइफरगेट नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम है इसमें, कैसे पता चले कि वेज कितनी हुई, कैसे इंटरेस्ट कितना होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और कंपोनेंट बना लिया, मिक्स्ड इनकम। कहा चलो तुम्हारा हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, तुम्हारा इकट्ठा हम जोड़ देंगे, एक साथ जोड़ देंगे और इसको हम नाम दे दिया गया मिक्स्ड इनकम। ठीक है, इसको मिक्स्ड इनकम। तो क्या हुआ, ऐसे लोगों की रेंट, वेज और ये सब अलग नहीं निकालेंगे, तुम्हारी सब लेकर के हम मिक्स्ड इनकम में डाल करके एक और कंपोनेंट हमने बना दिया, कंपनसेशन कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में हमने एक और कंपोनेंट डाल दिया मिक्स्ड इनकम का। ठीक है, तो ऐसी इनकम्स जो होंगी मिक्स्ड इनकम, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम। तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए फैक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है इसमें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम का सम टोटल क्या होता है, जो नेशनल इनकम होगी। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसके साथ साथ हमने मिक्स्ड इनकम का एक अलग कॉलम बनाया है। तो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम क्या है, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को COE आप लिख सकते हो याद करने के लिए, इसको ऑपरेटिंग OS लिख सकते हो, इसको MI लिख सकते हो, COE, OS एंड MI ऐसे आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया और मिक्स्ड इनकम हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो 3 पार्ट हैं वो क्या है, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, यहाँ पे चिल्ड्रन रेंट एंड रॉयल्टी भी कर लीजिए आप, रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को आप RIP भी लिख सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए RIP आप लिख सकते हो, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीनों जो है क्या है
ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, मिक्स्ड इनकम हो गया। मिक्स्ड इनकम हमने बात करी कि जो छोटे कारोबारी होते हैं वो सारा अपना ही लगा लेते हैं, तो उनकी मिक्स्ड इनकम होती है। नेक्स्ट प्रॉफिट का क्या है, 3 पार्ट हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें इनकम मेथड में। ये बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैं पूरा नेक्स्ट जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसे कंप्लीट करने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके डालूंगा यहाँ पे। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।